Hello and welcome to the second session of Sampurna Current Affairs of Nandip Academy. So last lecture में या फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था. पॉलिटी का फर्स्ट मॉडल दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. सो आज हम पॉलिटी का सेकंड लेक्चर देखने वाला है जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट का सेकंड पार्ट रहेगा दैट इज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का. राइट. सो हमने कल पॉलिटी स्टार्ट किया था और पॉलिटी में हमने कुछ न्यूज़ कवर की थी. राइट. सो पहली न्यूज हमने विप कवर की थी बेसिकली. राइट. विप में हमने देखा कि 3 लाइन विप, डिस्क्वालिफिकेशन, सारा मैटर देखा था. फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशन के 3 ग्राउंड्स देखे थे बेसिकली. कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखा था जिसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं. फिर 10th शेड्यूल देखा था जिसमें ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन होते हैं. 10th शेड्यूल के डिटेल हमने प्रोविजंस देखे थे कि कौन कौन से होते हैं. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखा था. फिर हमने सस्पेंशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस देखा था हम लोगों ने बेसिकली. रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को पावर दी जाती है बेसिकली कि लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर की ऑटोमेटिक सस्पेंड कर सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वहीं राज्यसभा के जो चेयरमैन थे वो ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं कर सकते, उनको मोशन पास करनी होती है और कितने समय तक मैक्सिमम किसी को बाहर सस्पेंड किया जा सकता है बेसिकली, वो देखा था हमने. फिर हमने फ्लोर टेस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है समन और फ्लोर टेस्ट करवाने की टू प्रूव द मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. राइट. और इसलिए हमने कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था. फिर हमने रूल नंबर 267 देखा था और 176 देखा था बेसिकली. इसमें हमने देखा था क्या देखा था बेसिकली कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चाहे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोल सकता है अंडर आर्टिकल 267 अंडर रूल 267 ऑफ राज्यसभा कि चेयरमैन साहब कोई मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है उसको हमें उठाना है बेसिकली, और नॉर्मल बिजनेस जो है उस हाउस को सस्पेंड करके वो नया मैटर बेसिकली लेना है बेसिकली. राइट. और उसकी प्रोसीजर 176 रूल नंबर 176 में होती है. फिर हमने बाद में प्रिविलेज मोशन और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात की थी बेसिकली. अंडर आर्टिकल 105 कौन कौन से प्रिविलेजेस पार्लियामेंटेरियंस को मिलते हैं बेसिकली. इंडिविजुअल प्रिविलेज, कलेक्टिव प्रिविलेज. अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच करता है सो प्रिविलेज मोशन उसके आगे पास होती है बेसिकली. राइट. फिर हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा था कि भले ही, और हमने क्या देखा था बेसिकली, नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल भी कहीं भी मेंशन नहीं की गई है. ये बेसिकली रूल्स ऑफ लोकसभा में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा बेसिकली. क्यों उसमें मेंशन है? क्यों लोकसभा ही सिर्फ एक अथॉरिटी है जहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकती है. क्यों बेसिकली वहाँ पे इलेक्टेड एमपीज रहते हैं बेसिकली. राइट. हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन डेट टाइम में देखा था. फिर हमने एक्सपंजिंग और द इन पार्लियामेंट देखा था कि कोई डेरोगेटरी वर्ड्स रहते हैं उसको एस्टेरिक मार्क लगा के ऑर्डर बाय द चेयर लिख दिया जाता है. उसकी प्रोसेस भी रूल्स में दी गई बेसिकली. राइट. फिर आज का हमारा पहला टॉपिक है बेसिकली करंट अफेयर्स दैट इज मोशन ऑफ थैंक्स. अब मोशन ऑफ थैंक्स बेसिकली है क्या? अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 87, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 87 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मैंडेटरी होता है कि आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस जो फर्स्ट मीटिंग होती है ऑफ न्यू लोकसभा और आफ्टर एवरी न्यू सेशन ऑफ द ईयर. ये जो दो सर्कमस्टांसेस है कि जब भी जनरल इलेक्शन होगा उसके बाद में जो फर्स्ट मीटिंग होगी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा की, और हर एक साल का जो नया सेशन होगा बेसिकली जो फर्स्ट सेशन होता है बजट सेशन, उन दोनों को प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ता है अपने एक स्पीच के साथ में. उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रेसिडेंशियल एड्रेस. उसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस. अब ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस बेसिकली दोनों हाउस को साथ में लेके होता है, मतलब बेसिकली लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब बेसिकली कलेक्टिवली इन दोनों को कलेक्टिवली एक हाउस में कलेक्ट करके बुलाया जाता है. दोनों एक हाउस में बैठते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं और गवर्नमेंट का एक पेपर होता है, स्पीच होती है बेसिकली जो गवर्नमेंट ने प्रिपेयर की होती है. अब अगर फर्स्ट इलेक्शन हो, अगर इलेक्शन के बाद में फर्स्ट मीटिंग है सो बेसिकली उस स्पीच में क्या रहेगा, गवर्नमेंट ने जो प्रिपेयर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रीड आउट करने के लिए कि
गवर्नमेंट अगले 5 सालों में क्या काम करने वाली बेसिकली, तो गवर्नमेंट के एजेंडाज रहेंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको पढ़ेंगे बेसिकली। अगर नए साल का पहला सेशन है बेसिकली, तो उसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने क्या काम किया है और अगले आने वाले ईयर में गवर्नमेंट क्या काम करने वाली है। सो गवर्नमेंट के बेसिकली फ्यूचर और पास्ट के एजेंडाज होते हैं बेसिकली, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रीड आउट करते हैं बेसिकली अंडर आर्टिकल 87। ये इनको होता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस। अब दोनों साथ में आके बैठिए, प्रेसिडेंट ने स्पीच दी, प्रेसिडेंट स्पीच के बाद चले जाएंगे। अब यहाँ पे होता है मोशन। अब हम बोलते हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स, जब ये नाम लेते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, अब होता है कि ये मैंडेटरी होता है कि जब प्रेसिडेंट स्पीच देके चले जाएंगे, उसके बाद में दोनों हाउस सेपरेटली अपने अपने हाउस में जाएंगे और इस मोशन को सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे बेसिकली। अगर कोई सा हाउस इस मोशन को रिजेक्ट करता है या ये मोशन बेसिकली लोकसभा में फेल हो जाती है पास करने से, तो ये माना जाएगा, अगर ये मोशन इफ फेल्स इन लोकसभा, it is considered as the loss of faith or confidence। और अगर लॉस ऑफ फेथ और कॉन्फिडेंस क्या होगा, गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा बेसिकली। और अगर गवर्नमेंट रिजाइन करेगी तो वापस से कुछ नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, प्रेसिडेंट आएंगे, दूसरे को चांस देंगे गवर्नमेंट बनने का। सो दिस वाज अबाउट द मोशन ऑफ थैंक्स। अब मोशन ऑफ थैंक्स बार बार न्यूज में आता है बेसिकली। पिछले कुछ सालों में कई बार देखा है कि मोशन ऑफ थैंक्स राज्यसभा में जब जाता है वोटिंग के लिए, तो काफी बार अमेंडमेंट्स होते हैं। इसका मतलब एक और चीज निकल के आएगी, मोशन ऑफ थैंक्स कैन बी अमेंडेड बाय द अदर हाउस आल्सो। लोकसभा पास करेंगे, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको अमेंड कर सकती है बेसिकली, और अमेंडमेंट फिर बाद में एक्सेप्ट करके मोशन ऑफ थैंक्स को पास किया जा सकता है बेसिकली। सो मोशन ऑफ थैंक्स मतलब बेसिकली ये होता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस, आपको ये समझना है, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स इज नथिंग बट प्रेसिडेंशियल एड्रेस, और इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस को जब हम पास करेंगे उसको बोलेंगे मोशन ऑफ थैंक्स, कि आए आपको थैंक यू करने के लिए, वोटिंग करके आपको अप्रूव कर रहे हैं आपकी स्पीच को बेसिकली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ थैंक्स। ओके, सो पहला टॉपिक हमारा शायद से आज क्लियर हो गया, दैट इज मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। चलो अब मोशन ऑफ थैंक्स पे एक बार हैंड आउट में रीड आउट कर लेते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। चलो, The president's speech at the start of the budget usually highlights the government's achievements over the past year and outlines targets and plans for the future. This speech will be followed by a discussion on the motion of thanks to presidential address. Motion of thanks, again, देखो, article number 87 of the Constitution provides for the special address by the President of India. The article provides that the commencement of first session after each general election to the House of People and commencement of the first session of each year, ये दोनों circumstances है बेसिकली। The president shall का मतलब होता है must, mandatory होता है कि आपको आना ही पड़ेगा। तो both the houses assembled together, अब ये important clause है बेसिकली, ठीक है, assembled together and inform parliament that causes of its summons basically. Such an address is called special address and is also an annual feature. Special address or presidential address. This address has to be to both houses of parliament assembled together. ठीक है। अब इसमें एक चीज नोट करना बेसिकली प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, कि अगर सपोज करो इलेक्शन हुए नहीं अभी तक और लोकसभा हाउस में नहीं है बेसिकली, मतलब इलेक्शंस लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, नए इलेक्शन होने बाकी है और नया साल का पहला सेशन आ चुका है, लेकिन राज्यसभा होगी। सो इफ लोकसभा प्रेजेंट नहीं है, सो राज्यसभा विल मीट विदाउट प्रेसिडेंशियल एड्रेस, एड्रेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राज्यसभा को मिलना ही पड़ेगा, वो अपनी प्रोसीडिंग्स बिना प्रेसिडेंशियल एड्रेस से चालू कर देगी बेसिकली, ठीक है। इफ एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर लोकसभा is not in existence and has been dissolved, राज्यसभा has to meet, rather राज्यसभा can have its session without presidential address बेसिकली, ठीक है। चलो अब कंटेंट क्या होता है बेसिकली प्रेसिडेंस का, ये यहाँ सारा दिया है, पर एक बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली मनी बिल, ठीक है। आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज, आजकल हमने देखी गवर्नमेंट काफी ज्यादा बिल्स
मनी बिल के अंडर में लाके पास कर रही बेसिकली। सो मनी बिल एक ऐसा टॉपिक जो काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ पड़ा है बेसिकली, ठीक है। सो मनी बिल के बगैर हम डिस्कस करें, सो हम देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 1110 बातें करता है कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स की। अब आर्टिकल 1110 क्या कहता है कि कुछ सब्जेक्ट्स है, कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स है जो इन्होंने डिनोट करके दिए, अगर मैटर्स इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड है सो वो क्या माना जाएगा, मनी बिल। अब उनको हम हैंड आउट बेसिकली रीड आउट करेंगे एक बार कि कौन कौन से मैटर्स है जो मनी बिल होते बेसिकली, ठीक है। चलो ये देखो डेफिनेशन, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deals with the money bill. It states that a bill shall be deemed to be a money bill if it deals with कौन कौन से, the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. Second, the custody of consolidated fund of India or contingency fund of India, the payments of money into the or withdrawal of the money from any such a fund. कौन सा, कंसोलिडेटेड एंड कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। द एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, एप्रोप्रिएशन मतलब बेसिकली निकालना, फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, receipt of money on account of consolidated fund of India or public account of India or issue of such a money or the audit of accounts of union or the state, regulation of money borrowed by the government or any matter related to above situations. So overall अगर हम these सारी कंडीशंस की बातें करें तो हम कंसीडर करेंगे जो आर्टिकल 110 में जो प्रोविजन है, अगर बातें उनके रिलेटेड हो रही है तो बिल कौन सा माना जाएगा, बेसिकली मनी बिल माना जाएगा। लेकिन ये मनी बिल जब लोकसभा में आएगा उसकी प्रोसीजर कैसे होगी, कहां पे दी और किस तरीके से पास होगा। सो हम अगर स्पेशली बात करें, आर्टिकल 110 स्पेसिफिकली बात करता है कि मनी बिल एग्जैक्टली है क्या, लेकिन आर्टिकल नंबर 109 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर टू पास मनी बिल, कि मनी बिल किस हिसाब से बेसिकली पास होना चाहिए। अब मनी बिल की प्रोसीजर बेसिकली क्या बताएगी यहाँ पे कि जो मनी बिल होता है, पर्टिकुलरली मनी बिल, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा विथ प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर रिकमेंडेशन है तो ही ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में क्यों, बेसिकली पब्लिक का पैसा खर्च करने की अथॉरिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो पब्लिक उनको चुन के लाती है और वो काफी बैठते हैं बेसिकली लोकसभा में, इसलिए उसको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा बेसिकली, तो ये बिल विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर हाउस, दैट इज राज्यसभा, राइट। लेकिन जब ये बिल राज्यसभा में ट्रांसफर होगा, इसके पहले द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर इज मैंडेटरी। अब मैंडेटरी का मतलब क्या था, सर्टिफिकेशन का मतलब क्या था, बेसिकली कि स्पीकर को सर्टिफाई करना होता है, स्टैंप लगाना होता है कि ये जो बिल जा रहा है ये मनी बिल है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि राज्यसभा को पता चलना चाहिए अगर ये मनी बिल है आपके पास में लिमिटेड अथॉरिटी है, इसलिए स्पीकर को सर्टिफाई करना मैंडेटरी होता है। जब ये बिल राज्यसभा में पहुंच जाएगा तो राज्यसभा के पास में क्या ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक हो, राज्यसभा कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स। अब देखो मैंने क्लियर वर्ड डाला, क्या, सजेस्ट का मतलब क्या निकलता है, राज्यसभा कैन अमेंड, कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स और कैन रिकमेंड अमेंडमेंट्स। सजेशन और रिकमेंड अलग होता है, कैन अमेंड अलग होता है। बेसिकली राज्यसभा कैन नॉट अमेंड बेसिकली मनी बिल, क्लियर कट है, ठीक है। और राज्यसभा को क्या मिलता है बेसिकली, और आइदर राज्यसभा क्या गिव एसेंट, लेकिन राज्यसभा इसको कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना राज्यसभा कभी भी कुछ नहीं कर सकता। और मैक्सिमम कितना टाइम मिलता है राज्यसभा को, 14 डेज का।
अब ये सारे एक तो असेंट दे दो या तो रिकमेंडेशन सजेस्ट करो। अब ये सारी चीजें अगर आपने रिकमेंडेशन सजेस्ट किए या अमेंडमेंट सजेस्ट किए, वो भी लोकसभा के ऊपर है, उन अमेंडमेंट्स को मानना है या नहीं मानना है। नहीं माना तो भी चलेगा, और अगले 14 दिनों बाद ये बिल अगर आपने पास नहीं किया तो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा बेसिकली। एंड फाइनली आफ्टर 14 डेज ये बिल किसके पास जाएगा? दिस बिल गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनल अप्रूवल बेसिकली। अब जनरली आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को असेंट देना पड़ता है बेसिकली मनी बिल के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कभी कुछ नहीं कहता कि असेंट देना ही देना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स टू काइंड ऑफ पावर्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द मनी बिल। दैट इज फर्स्ट असेंट दे दो, लेकिन साथ में एक बोलता है कि विथ होल्ड भी कर सकते हो। विथ होल्ड मतलब बेसिकली होता है आपका एब्सोल्यूट वीटो, मतलब विथ होल्ड का लिटरल मीनिंग क्या निकलता है? डेथ ऑफ द बिल। डेथ ऑफ बिल, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। विथ होल्ड का लिटरल मीनिंग क्या निकलता है? डेथ ऑफ द बिल बेसिकली। सो प्रेसिडेंट हैज टू ऑप्शंस रिगार्डिंग द मनी बिल। लेकिन अगर आपने ठीक से देखा होगा कि अगर हम प्रायर रिकमेंडेशन ले रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, सो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनरल असेंट देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही ऑप्शन बचा उसके पास में, ऑप्शन होता है लेकिन उसका प्रायर रिकमेंडेशन लिया गया है, इसलिए जनरली मानते हैं कि वो देगा। लेकिन एक ऑप्शन अलग से होता है, दैट इज विथ होल्डिंग द बिल बेसिकली। सो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल which is highlighted under article 109 of the constitution of India। प्रोसीजर, लेकिन मनी बिल एग्जैक्टली कौन से प्रोविजंस होंगे मनी बिल के, वो कहां पे दिए गए हैं? आर्टिकल 110 है बेसिकली। अगर हमने मनी बिल की बात की है तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कौन कौन से बिल्स बेसिकली हमारे पास में पार्लियामेंट में किस तरीके से बिल्स पास होते हैं, बेसिकली कौन कौन से बिल पास होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल, राइट। सेकेंड होता है मनी बिल, फिर होता है हमारे फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में दो कैटेगरी थी, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, एंड फाइनली हमारी लास्ट कैटेगरी थी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट। ये हमारी चार कैटेगरीज ऑफ बिल्स रहती है बेसिकली। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेज, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा। दोनों हाउस सेपरेटली इसको पास करेंगे बाय सिंपल मेजॉरिटी, राइट। अगर फर्स्ट हाउस सपोज करो लोकसभा है और सेकेंड हाउस पे गया है, सेकेंड हाउस उसको क्या कर सकता है? असेंट दे सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या अमेंडमेंट कर सकता है बेसिकली। अगर सेकेंड हाउस उसको रिजेक्ट करता है या अमेंडमेंट सजेस्ट करता है, और अमेंडमेंट अगर फर्स्ट हाउस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस ऑर्डिनरी बिल में एक प्रोविजन होता है दैट इज डेडलॉक का। इसमें डेडलॉक हो जाता है, और डेडलॉक के बाद में अगर मैटर को रिजोल्व कर रहा है तो ऑर्डिनरी बिल के रिलेटेड एक स्पेशल प्रोविजन होता है दैट इज जॉइंट सेटिंग का। जॉइंट सेटिंग बेसिकली, राइट, जॉइंट सेटिंग। अब जॉइंट सेटिंग बेसिकली कन्वे कौन करता है? बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कन्वे करेंगे, दोनों हाउसेस को साथ में बुलाएंगे, और फाइनली इस जॉइंट सेटिंग को प्रिसाइड करेंगे स्पीकर। स्पीकर ना हो तो डेप्यूटी स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो तो बेसिकली कौन होंगे? डेप्यूटी चेयरमैन। लेकिन यहाँ पे कभी भी चेयरमैन नहीं आएंगे, क्यों? राज्यसभा के मेंबर वो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, ठीक है। अगर चेयरमैन भी ना हो तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देंगे उसे, ठीक है। प्रेसिडेंट समन करेंगे, और फाइनली सिंपल मेजोरिटी, अगेन दोनों हाउस साथ में आएंगे और सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करेंगे, और जनरली ये बिल पास हो जाता है। क्यों? मेजोरिटी लोकसभा की होती है ऑर्डिनरी बिल की केस में। फिर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बिल दैट इज फाइनेंस बिल, और इसकी प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल की प्रोसेस मोर और लेस सेम होती है बेसिकली, ठीक है। दोनों में डेडलॉक्स अलाउड होते हैं तो नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। क्या? ये बिल कोई सी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा। बोथ द हाउसेस आर अलाउड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन दोनों हाउस को मैंडेटरी होता है सेपरेटली बेसिकली इस बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना। स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी? बेसिकली 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इस मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा।
अगर ये बिल फर्स्ट हाउस ने पास कर दिया और सेकंड हाउस ने उसको अमेंडमेंट सजेस्ट किए और फर्स्ट हाउस ने वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं किए या सेकंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, सो ये बिल वहीं पे डेथ हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं होता है डेडलॉक का और जॉइंट सिटिंग का बेसिकली। सो नो जॉइंट सिटिंग बेसिकली। अगर ये बिल दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है तो ये बिल किसके पास में जाएगा बेसिकली? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में जाएगा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में क्या ऑप्शन होते हैं बेसिकली? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज इट शैल गिव एसेंट। और ये एसेंट देने की देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में इनिशियली बहुत सारी पावर्स थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके, वो विथहोल्ड या रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रेसिडेंट शैल गिव असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऐसा मैंडेटरी किया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब एक बात ध्यान रखना मनी बिल से रिलेटेड, जो मैं एक बात बोलना भूल गया आपको कि मनी बिल कैन नॉट बी रिटन बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन। मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट यूज द सस्पेंसिव वीटो ओवर द मनी बिल। उनको एक्सेंट दो या तो विथहोल्ड करो, सिंपल बस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिल्स इन द पार्लियामेंट। सो हमने पहले मनी बिल देखा, फिर अदर बिल्स देखे बेसिकली, ठीक है। अब अगर हम एक बार फिर से गो थ्रू कर लिया यहाँ पे, सो ये सारी प्रोसीजर दी गई, राइट। ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है? स्पीकर होते हैं। हमने देखा स्पीकर का सर्टिफिकेशन नेसेसरी होता है, राइट। प्रोसीजर कहां पे दी गई? आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर पासेज ऑफ द मनी बिल। मनी बिल भी अल्टीमेटली सिंपल मेजॉरिटी पास होता है, बस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजॉरिटी पास होता है, ठीक है, इतना याद रखना। और यहाँ पे सारी प्रोसेस दी गई है, राइट। चलो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली। स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तब अगर आपने ठीक से देखा होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज हैज द पावर टू समन द हाउसेस और पार्लियामेंट बेसिकली, ठीक है। समन मतलब बेसिकली सबको बुलाना सेशन के लिए, टू कन्वे द सेशन बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में। अब ये समन जो होता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दो सेशन के बीच का गैप, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गैप बिटवीन टू सेशंस कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स। 6 मंथ से ज्यादा दो सेशन के बीच में गैप नहीं हो सकता है, ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है मिनिमम 2 सेशंस, 2 मिनिमम सेशंस ईच ईयर होंगे पार्लियामेंट के। अब डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कभी नहीं बोलता कि 2 सेशन होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? मैक्सिमम गैप कितना होगा 2 सेशन के बीच में, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करते हैं बेसिकली पार्लियामेंट को, वो होगा 6 महीने का गैप। अगर हम 6 महीने की बात करें, हर साल में मिनिमम 2 सेशन होना मैंडेटरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2 सेशन कभी भी ये बात नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन बात क्या करता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया है बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कि इंडियन पार्लियामेंट में 3 सेशन होंगे, दैट इज बजट, मॉनसून और विंटर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया गया बेसिकली, ये हमने हमारा डिवाइस इंट्रोड्यूस किया है और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बेसिकली, इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। अगर बजट, मॉनसून और विंटर सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए तो आपको लगता है स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होगा? नहीं। सो अगेन स्पेशल सेशन कौन कन्वे करता है बेसिकली? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्वे करते हैं, लेकिन अपने मर्जी से कन्वे करते कभी नहीं बेसिकली, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्हीं की बेसिस पे क्या होता है बेसिकली? सेशंस कन्वे होते हैं। सो इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who summons the sessions of the
पार्लियामेंट ऑन द एयर एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये याद रखना है। और कोई भी सेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं बेसिकली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात क्या करता है, द गैप बिटवीन द टू सेशन इज फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 months, मतलब एक साल में मिनिमम 2 सेशन आपके होने बेसिकली। सो इसका न्यूज कॉन्टेक्स्ट क्या आप ये देख लेते हैं बेसिकली, ठीक है। चलो, स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट हैज कन्वेन्ड अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम September 18 टू September 2023 की बात है बेसिकली ये। सो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन बुलाया था। अब स्पेशल सेशन इसीलिए न्यूज में था क्योंकि गवर्नमेंट कन्वे करवाया था, लेकिन क्यों करवाया था, क्यों कर रहा था, इंपॉर्टेंट नहीं है, कन्वे हुआ था इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्वेश्चन वहां से पूछे जाते बेसिकली, ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, द समनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट मैंडेट्स दैट पार्लियामेंट शुड मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड द गैप बिटवीन 2 सेशंस शुड नॉट एक्सीड 6 months. Convening of session. The power to call for sessions of parliament in India lies with the government. अब government मतलब specifically this decision is made by cabinet committee on parliamentary affairs, which then formalized by the president of India. Officially notification summoning का president of निकालते हैं, लेकिन जो चार्ट प्रिपेयर किया जाता है सेशंस का वो कौन करती है बेसिकली, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बेसिकली, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री कैलेंडर, इंडिया डज नॉट हैव फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर। हमने जो 3 सेशंस देखे थे, ट्रेडिशनली पार्लियामेंट मीट्स फॉर 3 सेशंस इन अ ईयर, दैट इज बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन, लेकिन ये पार्लियामेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। द टर्म स्पेशल सेशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर कट है, और इन द रूल बुक्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट there are no specific guidelines on how or when such a session can be convened. However, Article 352, which deals with the proclamation of emergency, refers to a special sitting of the House. This clause was added through 44th Constitutional Amendment Act. ठीक है, स्पेशल सेटिंग बेसिकली इमरजेंसी के केस में होनी, वो 42nd या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था बेसिकली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कौन कन्वे करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतना याद रखना आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेसिडेंट ऑफ एथिक्स कमिटी। अब एथिक्स कमिटी एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ इन पार्लियामेंट और सिलेक्ट कमेटी को हम वन गो में कवर करेंगे। तो जब एक्सपल्शन का टॉपिक आएगा तब एथिक्स कमेटी को उसके साथ में कवर करेंगे, दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक है इसलिए साथ में कवर करेंगे, ठीक है। सो एथिक्स कमेटी, सिलेक्ट कमेटी उधर देखेंगे। नाउ नेक्स्ट दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली है क्या, अब सुनो, आप लोगों ने सुना होगा कि हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था। तब क्या हुआ था बेसिकली, हर्षद मेहता ने एलिगेशन लगाए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस केस में इन्वॉल्व हुए थे, इसलिए पार्लियामेंट के प्रिविलेज किसी ने ब्रीच ऐसा माना जाता था और उनके ऊपर खतरा ना है, इसलिए उन्होंने क्या बोला था, हर्षद मेहता को पार्लियामेंट में आके बिठाया था और उनको क्वेश्चन पूछना चालू किया था और पार्लियामेंट में बेसिकली ये सारी चीजें हो रही थी। अब रिसेंटली एक न्यूज आई कि अडानी ग्रुप का एक कुछ स्कैम हुआ था बेसिकली, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी बेसिकली। सो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को स्क्रूटिनी करने के लिए पार्लियामेंट में बेसिकली एक कमेटी बिठाई गई थी, दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब क्लियर कट वर्ड आ रहा है जॉइंट, मतलब क्या होगा, दोनों हाउस ऑफ लोकसभा, बेसिकली जॉइंट का मतलब क्या आता है, इट विल कॉन्स्टिट्यूट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। अब ये कमेटी क्यों बिठाई जाती है, टू डिस्कस मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, राइट। सो अगर कोई पार्लियामेंटेरियन कह रहा है कि हमें ये बाहर का मैटर उठाना है लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन हमें बोलना है, सो क्या करेंगे, स्पीकर को जाके बोलेंगे या चेयरमैन को जाके बोलेंगे कि हमें एक कमेटी चाहिए स्क्रूटिनी करने के लिए। स्पीकर फिर फाइनली क्या करेंगे, एक मोशन पास करेंगे, दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोलेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर देन विल अलाउड फॉर अ मोशन। अब इस मोशन में डिसाइड होगा बेसिकली कि एजेंडा क्या होगा इस कमेटी का बेसिकली, प्लस इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, और मेंबर्स बेसिकली लोकसभा से कितने होंगे, राज्यसभा से कितने होंगे, कितने टाइम तक ये कमेटी रहेगी, ये सारा इस मोशन में होगा। मोशन पास होने के बाद में फाइनली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है।
फिर वो मैटर डिस्कस करती है एंड फाइनली इट गिव्स रिपोर्ट। बट ये रिपोर्ट ए रिकमेंडरी होती है, रिकमेंडरी इन नेचर फॉर द गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्ट करेगी तो ठीक है, नहीं किया तो भी चलता है बेसिकली। सो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, ये था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो अडानी ग्रुप का हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में चल रही थी। तो एक बार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देखते हैं। द अपोजिशन डिमांडेड बाय अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इनटू द एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड एंड स्टॉक मैनिपुलेशन अगेंस्ट द अडानी ग्रुप बेसिकली, ठीक है। चलो जॉइंट पार्लियामेंट, इट इज सेट अप बाय द पार्लियामेंट for a special purpose like detailed scrutiny of a subject or a bill. It has members from both the houses, हमने अभी भी देखा लोकसभा राज्यसभा, and from both the ruling party and the opposition basically, ठीक है। It is dissolved after its term ends or its task has been completed। ad hoc committee होती है या temporary committee होती है basically। Process of setting up a joint parliamentary committee is set up after one house of the parliament has passed a motion and the other agree to it। एक हाउस पास करेगा मोशन, दूसरा भी एग्री करेगा, फाइनली कमेटी सेटअप होगी, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। द नंबर ऑफ मेंबर्स कैन वेरी, देयर इज नो फिक्स नंबर, अपने हिसाब से बेसिकली मैनेज करते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या होंगे? The mandate of the Joint Parliamentary Committee depends on the motion constituting it. Depends on the motion constituting it, basically, right? Applicability of the recommendations. While the recommendations of the GPC are perceived in nature value, they are not binding on the government. They are not binding on the government. मतलब basically क्या हो गया? Recommendatory in nature हो गया। अभी यहाँ पे क्या दिया देखो, कब कब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंडिया में एस्टैब्लिश हुई? तो पहली टाइम कब? अलोकेशन एंड प्राइसिंग ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसिंग स्पेक्ट्रम, ये जब मैटर उठा था। सेकंड, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज इन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट्स जूस एंड अदर बेवरेजेस। देन JPC on stock market scam and matters related to their basically Harshad Mehta scam. Then JPC to inquire into irregularities in security and banking transaction. फिर एक बार बोफोर्स स्कैम हुआ था हमारे इधर, उस टाइम पे हुआ था बेसिकली। सो इन सारे टाइम्स के रिलेटेड हमारा भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एस्टैब्लिश हुई थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स ऑफ द गवर्नर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, पावर्स ऑफ गवर्नर ओवर द स्टेट बिल्स, ठीक है। पावर्स ऑफ द गवर्नर ओवर द स्टेट बिल्स। अब गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है फेडरल इश्यूज रिलेटेड इंडिया में कि काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट न्यूज में चल रहा है, काफी कुछ पिछले कुछ सालों से, क्योंकि गवर्नर ऐसा कहा जाता है कि एक हिंडरेंस क्रिएट कर रहा है फॉर द इन बिटवीन द स्मूथ फंक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। बेसिकली गवर्नर एक एजेंट होता है सेंटर का, वो हिंडरेंस क्रिएट कर रहा है स्टेट की फंक्शन में, इसलिए गवर्नर काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट न्यूज में चल रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे न्यूज क्या चल रही है? पावर ऑफ द गवर्नर ओवर द स्टेट बिल्स। अब हम अभी कुछ न्यूज देखो, ये न्यूज हो गई, फिर एक अगली न्यूज क्या है? गवर्नर्स रोल इन द यूनिवर्सिटीज, तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस द स्टालिन गवर्नर, फिर पार्डनिंग पावर। तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि गवर्नर काफी ज्यादा हमारे फ्रीक्वेंट न्यूज में है। सो एक बार पहले गवर्नर के बारे में ठीक से समझ लेते हैं बेसिक, फिर न्यूज कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। चलो सो सबसे पहले गवर्नर के बारे में समझते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब गवर्नर ऑफ द स्टेट अगर आपको बनना है तो आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होंगे जीवन में। सो क्या क्वालिफिकेशंस है आपके लिए अगर आप गवर्नर बनना चाहो? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आप 35 इयर्स ऑफ एज के हो तो आप क्वालिफाई हो गवर्नर बनने के लिए, प्लस आप एक क्या होने चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए बेसिकली। ये दो क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। एक थर्ड क्वालिफिकेशन भी है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किए होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है। दो मेजर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या है? 35 और सिटीजन ऑफ इंडिया, बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बात नोट करना, ठीक है। ये लोगों क्वालिफिकेशंस। अब गवर्नर बेसिकली उसका रिमूवल कैसा होता है? अगर मैं रिमूवल की बात करूं, गवर्नर का कोई स्पेसिफाइड या फिक्स टेन्योर नहीं होता बेसिकली। गवर्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दिया जाता है। गवर्नर को बेसिकली प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे बेसिकली तब गवर्नर को निकाल सकते हैं। गवर्नर को कोई 5 साल या 30 साल का टेन्योर नहीं होता है।
जब प्रेसिडेंट ने चाहा उसको निकाल सकते हैं। सो गवर्नमेंट का टेन्योर होता है द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो गवर्नर, इनके बारे में बेसिक देखा, ही इज बेसिकली दी हेड ऑफ द स्टेट बेसिकली, राइट। गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये बेसिक था। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली न्यूज क्या है, पावर ऑफ गवर्नर ओवर द स्टेट बेस। अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करती है, बिल पास, और किसके पास जाएगा वो बिल, गवर्नर के पास में, राइट। और गवर्नर के पास में क्या ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, गवर्नर कैन गिव एसेंट, सो बिल पास हो जाएगा। गवर्नर कैन विथहोल्ड द बिल बेसिकली, राइट। विथहोल्ड करना मतलब, विथहोल्ड का लिटरल मीनिंग हमने देखा था कि डेथ ऑफ द बिल, डेथ ऑफ द बिल, राइट, डेथ ऑफ द बिल। एंड फाइनली गवर्नर के पास में थर्ड ऑप्शन होता है कि ही कैन सेंड बैक द बिल फॉर रिकंसीडरेशन, रिकंसीडरेशन। लेकिन अगर वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वापस से उसको बिल बेच से रिकंसीडर करके, तो गवर्नर को एक्सेंट देना पड़ता है। लेकिन गवर्नर के पास में एक स्पेशल पावर भी होती है, ही कैन रिजर्व, he can reserve the bill for president, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल बेसिकली, वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। अब जब ये बिल प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए आप रिजर्व करते हैं बेसिकली, सो अंडर आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है इस बिल के साथ में। सो प्रेसिडेंट क्या क्या पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, या तो असेंट दे दे, सो बिल पास हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, या तो क्या कर सकता है विथहोल्ड कर ले बेसिकली, या तो क्या कर सकता है बेसिकली प्रेसिडेंट कैन आस्क द गवर्नर टू सेंड द बिल बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द रिकंसिडरेशन, कंसीडरेशन। अब जस्ट इमेजिन करो, हमने देखा था अगर गवर्नर खुद रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है तो उसका एक्सेंट देना मैंडेटरी हो जाता है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, जब वो असेंबली वही बिल को वापस से वैसे ही पास कर रहा है, सो वो बिल गवर्नर के पास से जाएगा, अब वो बिल सीधा कहां पे जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। लेकिन आफ्टर रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट, is not bound to give assent। ये स्पेशल पावर है बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, अगर वो चाहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बेसिकली, आफ्टर द रिकंसिडरेशन आल्सो बेसिकली, ठीक है। सो ये किस में पावर देगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, आर्टिकल 201 में, और आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास में एक अलग ये पावर है बेसिकली, ठीक है। अब ये सारी प्रोसेस एक चीज शो करती कि कोई भी अगर सिग्निफिकेंट बिल रहा बेसिकली तो गवर्नर रिजर्व कर देगा या गवर्नर विथहोल्ड करेगा, मतलब स्टेट की जो फंक्शनिंग है स्मूथ फंक्शन उसमें हिंड्रेंस को क्रिएट कर अल्टीमेटली गवर्नर ऑफ इंडिया। अब एक सुनना, एक स्पेशल पावर है, इफ एनी बिल endangers the powers of High Court, then governor must reserve the bill for president of India। किसकी पावर अगर खतरे में डाल रहे हैं वो बिल, अगर हाई कोर्ट की पावर अगर खतरे में डाल रहा है तो गवर्नर को मस्ट मैंडेटरी ही कि वो बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या उसके अप्रूवल के लिए रिजर्व करके रखे बेसिकली। सो ये था पहला टॉपिक जो गवर्नर के रिलेटेड न्यूज में था, क्योंकि गवर्नर काफी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द गवर्नर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स refraining from the acting on bills
passed by their respective state assemblies and waiting for Supreme Court intervention before granting the assent to such a bills, right? ये कॉन्टेक्स्ट था बेसिकली, ठीक है। और यही सारा कंटेंट यहाँ पे दिया, आर्टिकल 200, राइट, आर्टिकल 201 क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली, राइट। सो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग द गवर्नर, दैट इज द केरला गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव द गवर्नर एज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, रिप्लेसिंग विथ हिम द रिनाउंड एकेडमिक एक्सपर्ट। और सेकंड कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली, ओके एक बार देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर रोल्स इन स्टेट यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी। कॉन्टेक्स्ट क्या है बेसिकली, केरला गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया कि वो गवर्नर को स्टेट, उनकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनका चांसलर जो पोस्ट है, चांसलर की पोस्ट से हटा के एक एकेडमिक रिनाउंस पर्सन को चांसलर की पोस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। एक स्टेट यूनिवर्सिटीज क्या होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करता है कि नहीं, चांसलर एग्जैक्टली होता कौन है, वाइस चांसलर कौन होता है, विजिटर कौन होता है, इनका बैकग्राउंड लेते पहले, ठीक है। चलो अब एक बात समझो, इंडिया में यूनिवर्सिटीज हम यूनिवर्सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट यूनिवर्सिटी जो अलग अलग स्टेट पे रन करती है बेसिकली, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रन किया जाता है अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2009, ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटीज आर रन अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट्स ऑफ स्टेट्स। हर एक स्टेट का अपना अपना इंडिविजुअल एक्ट होता है अपने अपने यूनिवर्सिटी के लिए, सो दोनों उसके अंडर में रन करती है। नाउ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट सेज दैट द प्रेसिडेंट of India will be the visitor or chancellor of central universities। कौन होगा, विजिटर और चांसलर। विजिटर को चांसलर कहा जाता है ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। कौन होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यही चांसलर विल अपॉइंट, and this chancellor will appoint the vice chancellors, chancellor of central universities। This visitor or chancellor will appoint vice chancellor of central universities। ये कहा गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में। अब देखो, वैसे ही जो हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट में रन करती है। सो अकॉर्डिंग या इंडिया में मोस्टली या लगभग हर स्टेट में जो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट उसके अंडर में क्या क्या है, गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चांसलर और विजिटर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। क्या बोला हमने, एक्स ऑफिशियो चांसलर और विजिटर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। कौन होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट पे बेसिकली गवर्नर होगा। एंड दिस गवर्नर, दिस चांसलर और विजिटर विल अपॉइंट वाइस चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। वाइस चांसलर को कौन अपॉइंट करेगा, चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी कौन है, गवर्नर ऑफ दिस स्टेट बेसिकली, ठीक है। अब यहां तक ये था एक बेसिक्स और बैकग्राउंड ऑफ द यूनिवर्सिटी क्या होती है, कौन से टाइप्स होते हैं, चांसलर कौन होता है, विजिटर कौन होता है, वाइस चांसलर कौन होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, ये बेसिक्स था। अब एग्जैक्टली आगे अगर थोड़ा डीप में जाए कि मैटर बेसिकली वाइस चांसलर या चांसलर की पोस्ट के लिए था, ठीक है। कुछ स्टेट्स में, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, स्टेट तमिलनाडु ने क्या किया बेसिकली, एक इस एक्ट में बेसिकली पावर देख के रखी कि चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी विल अपॉइंट द वाइस चांसलर बेसिकली, ठीक है।
अब चांसलर कौन है? स्टेट यूनिवर्सिटी का गवर्नर ऑफ द स्टेट। तमिलनाडु ने एक एक्ट पास किया कि चांसलर की जो पावर है या गवर्नर की जो पावर है वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की, वो उसे खत्म कर दी बेसिकली, और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वाइस चांसलर बेसिकली। अब इसलिए वाइस चांसलर की पोस्ट भी न्यूज में आ गई। अब देखो, हमने अभी तक देखा कि चांसलर और विजिटर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी विल अपॉइंट किसको? वाइस चांसलर या वीसी जिसको हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है, ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, राइट। लेकिन एग्जैक्टली कैसे अपॉइंट किया जाता है, प्रॉब्लम ये है। और यहाँ पे अब एक चीज समझना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट टॉक अबाउट चांसलर वाइस चांसलर किसके बारे में। नाउ प्रोसेस की बात करता है कि कौन को अपॉइंट करेगा, कौन को अपॉइंट नहीं करेगा बेसिकली, इसको आप समझना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें, कौन किसको अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेगा, ये सारी चीजें कहां पे दी गई बेसिकली? वो दी गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी गाइडलाइंस, ठीक है। यूजीसी की गाइडलाइंस है बेसिकली, अपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नाम सुनेगा, उसने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की है। इन गाइडलाइंस में स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन की किस तरीके से चांसलर वाइस चांसलर को अपॉइंट करेंगे। सो इसमें प्रोसीजर क्या है बेसिकली कि स्टेट गवर्नमेंट एक सर्च कम सिलेक्ट कमिटी अपॉइंट करेंगे। दिस सर्च कम सिलेक्ट कमिटी विल रिकमेंड नेम्स ऑफ 5 पर्सन्स या 5 पर्सन का पैनल का नेम रिकमेंड करेंगे। और फिर जो चांसलर है, कौन बेसिकली? चांसलर। चांसलर के ऊपर मैंडेटरी है, देखो, इट इज मैंडेटरी फॉर चांसलर टू अपॉइंट वाइस चांसलर फ्रॉम दिस नेम पैनल। नेम पैनल कौन से? ये जो 5 पर्सन का पैनल बेसिकली भेजा है सर्च कम सिलेक्ट कमिटी ने, चांसलर को मैंडेटरी होता है वाइस चांसलर इसी पैनल में से चुना जाए बेसिकली। सो ये प्रोसेस किस पे दी बेसिकली? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गाइडलाइंस पे दी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, ना कैसे अपॉइंट होगा, ये स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट में भी नहीं कहा गया बेसिकली। सो ये प्रोसेस कहां पे दी गई बेसिकली? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गाइडलाइंस भी आपको याद रखना है। सो आई होप आपको यूनिवर्सिटीज क्या होती है, कौन से टाइप्स होते हैं, चांसलर कौन होता है, विजिटर कौन होता है, वाइस चांसलर कौन होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है वाइस चांसलर की, आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं बेसिकली? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो वाइस चांसलर को अपॉइंट करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। वैसे स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर या विजिटर कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो अपॉइंट करेंगे वाइस चांसलर को। लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर की प्रोसेस कहां पे दी गई है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गाइडलाइंस में बेसिकली। सो ये टॉपिक तो आपको ठीक से समझ में आया, आई होप समझ में आ गया, ठीक है। सो देखो सेकंड कॉन्टेक्स्ट, the Tamil Nadu Assembly recently passed 2 bills that seeks to transfer the governor's power of in appointing vice chancellors of 13 state universities to state government. So bill है state government का, ठीक है। हमने वाइस चांसलर के बारे में पढ़ा, गवर्नर रोल इन स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए कैपेसिटी विजिटर वगैरह बोलती है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस द स्टालिन गवर्नमेंट बेसिकली, ठीक है। चलो, तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस द स्टालिन गवर्नमेंट। अब स्टालिन गवर्नमेंट बेसिकली तमिलनाडु की ऑफिशियल गवर्नमेंट। इश्यू क्या चल रहा था बेसिकली कि तमिलनाडु गवर्नमेंट चुन के आती है और फाइनली उनका जब फर्स्ट डे होता है, जब जैसे प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है ना, वैसे ही गवर्नर का भी एड्रेस होता है बेसिकली। जब नई ये बेसिकली चुन के आती है तो गवर्नर को एड्रेस करना पड़ता है, राइट। गवर्नर को उसी तरीके से गवर्नर को क्या करना पड़ता है बेसिकली? एड्रेस करना पड़ता है फर्स्ट सेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, या तो पहले सेशन ऑफ द हर एक नया साल का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अंडर आर्टिकल
176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या? गवर्नर्स एड्रेस बोलते हैं हम इसको। गवर्नर्स एड्रेस कहा जाता है किसको? जब फर्स्ट सेशन होगा आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एवरी ईयर का नया सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर का आना है। अब इश्यू क्या हुआ? जब तमिलनाडु गवर्नमेंट का फर्स्ट सेशन था, स्टालिन की गवर्नमेंट ने कुछ एजेंडा का स्पीच प्रिपेयर किया। तमिलनाडु के गवर्नर आते हैं और स्पीच पढ़ना चालू करते हैं, और स्पीच में से इनिशियल से ही कुछ वो उनकी लाइंस मिस आउट करते बेसिकली, वो पूरी लाइंस पूरी स्पीच पढ़ते नहीं है, और स्टालिन की गवर्नमेंट देख रही थी बेसिकली हमारी स्पीच को ये इग्नोर करके बीच बीच में कुछ ओमिट करते जा रहे बेसिकली। अब ये एक टॉपिक मेरा बोन ऑफ कंटेंशन का बेसिकली कि उनको अच्छा नहीं लगा बेसिकली, और मुद्दा उठा कि गवर्नर के पास में क्या पावर है कि वो स्पीच को पूरा ना पढ़े, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो एड्रेस करने के लिए आते हैं तो उनको स्पीच पढ़ना मैंडेटरी है क्या पूरी की पूरी? सो एक चीज समझो, जो एक गवर्नर्स, या पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है स्पीच पढ़ते हैं, जो स्पीच होती इसको पूरा पढ़ना ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है? टू रीड फुल स्पीच। लेकिन ये कन्वेंशन है ब्रिटिश कन्वेंशन जो 1829 से चलती आ रही है, हमने वही कन्वेंशन अडॉप्ट की है बेसिकली। लेकिन ये क्या है बेसिकली? कन्वेंशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं दिया गया है। सो ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप ये नहीं कह सकते गवर्नर ने गलत किया, क्योंकि कन्वेंशन है बेसिकली। लेकिन हमारे जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे क्या इंपॉर्टेंट है वो कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी बोलता नहीं कि उनको पूरी चीज पढ़ने के लिए पढ़ने। लेकिन हमारे काम का क्या बेसिकली? गवर्नर का एड्रेस। अब सेम है, अगर आपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस ठीक से समझा है तो सेम है गवर्नर का एड्रेस। क्या होगा? अंडर आर्टिकल 176, वहां पे 87 था, यहाँ पे 176 हो गया। क्या होगा? ये गवर्नर अगर लोकसभा के साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल भी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को साथ में बुलाएगा, या तो नहीं है तो सिर्फ विधानसभा बेसिकली उनको एड्रेस देगा। एड्रेस के बाद में मोशन ऑफ थैंक्स होगा, मोशन ऑफ थैंक्स को पास किया जाएगा बेसिकली विद सिंपल मेजोरिटी, और पास होने के बाद में गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल जाएगा। ये सिंपली गवर्नर का एड्रेस होता है। जब कब होता है गवर्नर का एड्रेस? अगेन दो कंडीशन में, आफ्टर जनरल इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एवरी न्यू ईयर फर्स्ट सेशन। ये दो ओकेजन होते हैं जब बेसिकली गवर्नर के एड्रेस होते हैं बेसिकली, राइट? स्पेशल एड्रेस कहा जाता है। सो प्रेसिडेंशियल एड्रेस की तरफ पे गवर्नर का एड्रेस होता है। आई होप आपको दोनों मैटर या गवर्नर रिलेटेड न्यूज क्लियरिफाई हो चुकी है, किस तरीके से गवर्नर की न्यूज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट कॉन्टेस्ट। अब नेक्स्ट कॉन्टेस्ट क्या है उसका एक बार बैकग्राउंड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो ये सारी चीजें वहां पे दी गई है। अब ये टॉपिक हमारा बचा है, अब शायद से हैंड यहाँ पे आया है कि देखते एक बार। ओके, पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामाइन गवर्नर्स इम्यूनिटी। अब एग्जैक्टली गवर्नर की इम्यूनिटीज क्या है हम इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, ठीक है ना? जब हम इम्यूनिटी वर्ड की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ प्रिविलेजेस मिले, राइट? प्रिविलेजेस मिले हैं, इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं कि आप कुछ गलत काम करो फिर भी आपको कुछ होगा नहीं बेसिकली, इनको कहा जाता है बेसिकली इम्यूनिटी। सो आर्टिकल नंबर, अब सुप्रीम कोर्ट के मैटर क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो इम्यूनिटीज दी गई उनको एक बार फिर से री एग्जामाइन करने की बेसिकली नेसेसिटी हम वो कर रहे हैं बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, इसलिए ये मैटर न्यूज में आता। तो अंडर आर्टिकल 361 गवर्नर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 4 तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती। तो अंडर आर्टिकल 361 सेक्शन 1 क्या कहा है? गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर are not answerable to any court of law। आप कहीं पे भी आंसरेबल नहीं हो जो आप काम कर रहे हो आपके प्रेसिडेंशियल या गवर्नर के टर्म में बेसिकली। आप जब तक कार्यकाल में हो आप किसी को भी एड्रेस कोई भी कोर्ट में मत जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुलाएगा भी नहीं आपको, ठीक है? नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ।
ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। बेसिकली यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये बात याद रखना, जब तक आप ऑफिस में तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, या सेकंड क्लॉज क्या कहता है, बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर हैज द इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल। बेसिकली देखो, अगर मैं ठीक से सेकंड क्लॉज को रीड आउट करी, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, बेसिकली नो criminal proceedings against governor and president while in the during the office। basically criminal proceedings मतलब क्या, आपका जस्ट इमेजिन, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन, एक किसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ इंडिया दोनों बाहर टहलने के लिए निकले हो और गाड़ी में निकले हो अपनी, और किसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट कहते हैं कि आज गाड़ी में चलाऊंगा, कहते हैं ना आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वैसे गवर्नर या प्रेसिडेंट ने कहते हैं आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और ड्राइवर को हटा दिया। अब जस्ट इमेजिन करो, कोई दो इंसान को गवर्नर या प्रेसिडेंट ठोक देते और वो मर जाते। जनरली होता क्या, पुलिस उनको अरेस्ट करती जो गाड़ी चला रहा था, राइट, उनके ऊपर केसेस होते। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी क्या प्राप्त है, बेसिकली अगर आपने किसी को भी क्रिमिनली कोई चार्ज भी लगाया आपको, जब तक आप ऑफिस में हो तब तक आपको अरेस्ट भी नहीं किया जाता, या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकती, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती बेसिकली, राइट। ये उनको एडवांटेज मिला है। सो इससे एक सीख क्या मिलती है, जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफिस में है उनकी गाड़ी के सामने नहीं आना बेसिकली। ठीक है, थर्ड, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर इम्यून फ्रॉम नो अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट। अरेस्ट और इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब तक वो अपने ऑफिस में है बेसिकली। सो अगेन आपको उड़ाया उसी सेक्शन का क्लॉज 3 बेसिकली कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, ना इम्प्रिजन किया जा सकता है। एंड फाइनली प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इम्यून फ्रॉम नो सिविल प्रोसीडिंग्स। अब सिविल प्रोसीडिंग्स मतलब मनी रिलेटेड घपले बेसिकली। अगर मनी मैटर है तो आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल या प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स में एक अच्छी बात होती है कि अगर सिविल प्रोसीडिंग्स आपको इनिशिएट करनी, क्रिमिनल नहीं, सिविल नॉर्मल मैटर्स, ठीक है, मनी रिलेटेड कोई मैटर हो गया वगैरह वगैरह, सो आपको 2 मंथ्स का प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट या गवर्नर को भेजना पड़ेगा। 2 मंथ्स प्रायर नोटिस बेसिकली। ठीक है, ये 2 मंथ प्रायर नोटिस के बाद में आप प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट में सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, क्रिमिनल कभी नहीं कर सकते। सो 2 मंथ का पीरियड दिया जाता है उनको भागने का, या तो खुद के ऊपर जो चार्जेस लगाए उनको रीड आउट करने का और एडवोकेट हायर करने के लिए बेसिकली। सो दीज आर द इम्यूनिटीज प्रोवाइडेड टू प्रेसिडेंट एज वेल एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट क्या था बेसिकली, recently Supreme Court of India agreed to examine the question of the immunity to governor from any kind of criminal prosecution granted under Article 361 of the Constitution. This came after the Chief Justice of India heard a plea from a female Raj Bhavan employee who filed a sexual harassment complaint against the West Bengal governor. आज यही वेस्ट बंगाल के गवर्नर हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने पड़े, दैट इज जगदीप धनखड़ बेसिकली। ठीक है, सो इनको जो इम्यूनिटीज प्रोवाइड, आप देखो सेक्सुअल हरासमेंट या रेप ये क्रिमिनल ऑफेंसेस है इंडिया में, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। किसके अंडर में, आर्टिकल 361 के अंडर में। ना ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उनको इम्प्रिजन किया जा सकता है। ये है बेसिकली उनको इम्यूनिटीज। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर बेसिकली। ठीक है, अब पार्डनिंग पावर 2 कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में चल रही है। क्या, पहला देखो, द सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स गवर्नमेंट क्लेम दैट ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पार्डन। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई इस सेंटेंस से कि प्रेसिडेंट के पास में ही नहीं है पावर, किसी और के पास भी। कौन? सो बेसिकली होंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट। The sentence argument that President of India and not the Tamil Nadu governor had exclusive power to consider Rajiv Gandhi's assassination conveyed Perarivalan
pardon plea garnered criticism from the Supreme Court of India recently. According to Supreme Court, taking the government's position at face value would render Article 161 of the constitutional powers of the governor of the state to grant pardon of the Indian Constitution a dead letter. इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में एक और न्यूज कॉन्टेक्स्ट आपको ऐड करके बताऊंगा बेसिकली पार्डनिंग पावर। एक तो होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्लैग किया है, एक कॉन्टेक्स्ट देखा कि हमने देखा था कि राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था। राजीव गांधी के एसेसिनेशन में एक इंसान था जिसने वो हार में जो बॉम्ब था उसके लिए बैटरीज प्रोवाइड की थी, पेरीरिवल नाम था उनका बेसिकली। उनको जेल हुई थी बाद में, राइट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट उनको भेजा गया था। सो वो स्टेट गवर्नमेंट ने जब उनको मतलब उनको जब फांसी सुनाया भैया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया, रिसेंटली उन्होंने एक मर्सी पिटिशन डाली थी स्टेट गवर्नमेंट के पास में कि आप, या गवर्नर के पास में बेसिकली, कि मुझे अब छोड़ दिया जाए, काफी लंबा टाइम हो गया, मैंने अपनी सजा काट ली बेसिकली। लेकिन गवर्नर कभी भी उस मर्सी पिटिशन पे या पार्डनिंग पावर उनकी यूज नहीं कर रहे थे और पिटिशन पड़ी हुई थी बस। सो फाइनली स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप कुछ कीजिए, गवर्नर को बताइए। तो स्टेट गवर्नमेंट बोला कि आप एक्ट कीजिए गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर शैल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। लेकिन गवर्नर फिर भी नहीं कर रहे थे। गवर्नर ने जब उनके ऊपर प्रेशर बनने लगा तो गवर्नर ने क्या किया, वो मैटर सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया कि आप देखिए पिटिशन। अब ये लीगल था या नहीं था, बात ये बेसिकली, ठीक है। सो एक ये पॉइंट है। सेकंड है, अगर आप ठीक से करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो आपको एक चीज समझ आएगी, बिल्किस बानो केस, जो गोधरा राइट्स हुए थे 2002 में बेसिकली गुजरात में, वहां पे बेसिकली एक बिल्किस बानो एक वुमन थी, उनके 7 मेंबर की फैमिली थी। गोधरा राइट्स में जब बाहर निकलना चाह रहे थे उस एरिया से, तब उनके 7 मेंबर फैमिली को उनको मर्डर किया था और बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया था बेसिकली। और उसके बाद में जो उनके कन्विक्ट्स थे, 11 कन्विक्ट्स जिन्होंने रेप किया था बेसिकली, उनको एक बार स्पेशल टास्क फोर्स बैठती थी सीबीआई की, एंड फाइनली 2009 में वो सीबीआई के टास्क फोर्स बैठते गए, उनको 2011 में आई गेस उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती बेसिकली, राइट। अब रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है कि 2022 में एक मर्सी पिटिशन रेमिशन के तौर पर उनको, जो कन्विक्ट थे बिल्किस बानो केस की, उनको छोड़ दिया जाता है, रेमिट कर, उनकी जो सजा थी उनको कम करके उनको छोड़ दिया जाता है बाहर पे। और फाइनली बिल्किस बानो को अच्छा नहीं लगता, बिल्किस बानो अभी भी लाइव है बेसिकली। बिल्किस बानो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में वापस जाती है कि इन्होंने रेप किया था बेसिकली मेरा, तो इनको छोड़ दिया बाहर, ये सही है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को भी रीएग्जामिन कर रही कि रिविजन या पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या गवर्नर बेसिकली। यहाँ पे भी क्या है मैटर बेसिकली, पार्डनिंग पावर बेसिकली। सो एक्जैक्टली पार्डनिंग पावर होती क्या है, अब इनको समझना है बेसिकली, ठीक है। सो अगर हम बात करें आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है बेसिकली द पार्डनिंग पावर्स किसकी, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट बेसिकली। प्रेसिडेंट के आर्टिकल 72 और गवर्नर के आर्टिकल 161 बेसिकली, ठीक है। अब पार्डनिंग पावर्स क्या होते हैं बेसिकली, द मर्सी पिटिशन, किसी को क्षमा देना बेसिकली, मर्सी पिटिशन, क्षमा या क्लीमेंसी पावर बेसिकली हम कह सकते हैं, राइट। अब एक्जेक्टली पार्डनिंग पावर वर्क कैसे करती है हम देखते हैं बेसिकली, ठीक है। मर्सी पिटिशन एग्जैक्टली किस तरीके से अप्लाई की जाती है समझो बेसिकली, ठीक है। अगर कोई मैटर सपोज करो प्रेसिडेंट के पास आया है, मर्सी पिटिशन ये, राइट। मर्सी पिटिशन किसके पास आई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आई है, प्रेसिडेंट। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद से कुछ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नथिंग बट अ रबर स्टैंड, जो एक्ट जब वो एक्ट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति भवन विल ट्रांसफर दिस मर्सी पिटिशन टू होम मिनिस्ट्री। ध्यान से सुनना, ठीक है, होम मिनिस्ट्री। अब यही होम मिनिस्ट्री ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंड दिस मर्सी पिटिशन टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट का ये बेसिकली मैटर है बेसिकली, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया, स्टेट गवर्नमेंट विल डिस्कस एंड देन गिव सम रिकमेंडेशंस कि मुझे इनको पार्डन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जो भी केस है बेसिकली। एंड फाइनली ऑन द
recommendations given by the state government, home ministry will frame some draft और फाइनली होम मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगी कि एग्जैक्टली क्या आपको कौन सी पार्डनिंग पावर यूज करनी है और क्या आपको ऑर्डर पास करना है बेसिकली अंडर मर्सी पिटिशन, राइट। सो आपको आई होप मर्सी पिटिशन की पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में अप्लाई करो, फिर होम मिनिस्ट्री टू स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, रिकमेंडेशन होम मिनिस्ट्री अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मर्सी पिटिशन की प्रोसेस है बेसिकली। अब मर्सी पिटिशन की प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गई है और पार्डनिंग पावर एग्जैक्टली दोनों के पास में होती है समझ में आ गई, लेकिन पार्डनिंग पावर कौन कौन सी होती है ये समझना इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए हमारे लिए, ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 72 एंड 161, ठीक है, कुछ 5 तरीके से हमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में 5 पार्डनिंग पावर्स होती है। कौन कौन सी, अगर हम ठीक से नोट डाउन करें, 1 2 3 4 5। सो सबसे पहली पार्डनिंग पावर है पार्डन, सेकंड है कम्यूट, थर्ड है रेमिशन, देन रिस्पाइट एंड रिप्राइव। ये 5 पार्डनिंग पावर है बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर की बेसिकली, ठीक है। अब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैज द पावर टू पार्डन, पावर ऑफ पार्डन बेसिकली, ठीक है। पार्डनिंग पावर है, पार्डन एक पावर है बेसिकली, ठीक है। पार्डन मतलब क्या होता है बेसिकली, आपने देखा होगा कि जब बच्चा अपनी माँ के वूम से बाहर निकलता है सबसे ज्यादा प्योर सोल वही होता है, बिना कोई कुछ गलत किए वो बच्चा क्या होता है, फ्रेश माना जाता है बेसिकली। मतलब बेसिकली एज प्योर एज अ बर्थ बेबी बोर्न आउट ऑफ हिज मदर वूम, मतलब बेसिकली कंप्लीट इनोसेंट, कंप्लीट इनोसेंट। गंगा मैया में आप डुबकी मारने जाते हो, क्यों मारते हो, आपके पाप धोने के लिए। और ऐसा कहा जाता है गंगा मैया में अगर डुबकी मार ले अपने, आपके सारे पाप धुल जाते हो, आप कंप्लीटली एक नए सोल बन के बाहर निकलते हो। तो बस ये पार्डन हो जाता है, आपने कुछ भी किया हो, अगर प्रेसिडेंट आपको लिया पार्डन, खत्म, आपके सारे पाप धुल गए, आप अब वापस से अपनी नई लाइफ चालू कर सकते हो। सेकेंड है कम्यूट। अब कम्यूट क्या होता है बेसिकली कि जो सेंटेंस है उसको कम करके उसका नेचर चेंज कर देना। समझो कैसे, अगर आपको डेथ सेंटेंस मिला है, डेथ सेंटेंस को मैं ट्रांसफर करूंगा किसमें, 10 ईयर रिगरस लाइफ इंप्रिजनमेंट। मैंने क्या किया, डेथ सेंटेंस था उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, 10 ईयर लाइफ रिगरस लाइफ इंप्रिजन, मतलब 1 डिग्री लेसर मैंने कम्यूट किया। बस क्या किया मैंने, 1 डिग्री लेसर, जो नॉर्मल सेंटेंस है उसका 1 डिग्री छोटा, लेकिन नेचर चेंज हो गया बेसिकली। नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। सेंटेंस भी कम हो रहा है लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब बेसिकली हम बेसिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे, लेसर सेंटेंस विथ चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ सेंटेंस, डेथ टू रिगरस लाइफ, लेकिन 1 डिग्री लेसर। अगर मैं ऐसा नहीं कहा सिंपल लाइफ, ऐसा नहीं कहा रिगरस लाइफ इंप्रिजन, ठीक है। अब रेमिशन क्या होता है बेसिकली, सजा को कम करना विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। मतलब क्या, अगर किसी को सपोज करो 10 ईयर लाइफ रिगरस लाइफ इंप्रिजन मिला है, तो मैं क्या करूंगा, 10 ईयर टू उसको कर दूंगा 5 ईयर, लेकिन क्या होगा, रिगरस लाइफ इंप्रिजनमेंट। लेकिन क्या है वो, रिगरस ही है, मतलब लेसर सेंटेंस विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर, विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस बेसिकली। इसको बोलते हैं हम रेमिशन, रेमिट करना, कम करना। लेसर करो लेकिन कैरेक्टर चेंज मत करो। रिस्पाइट क्या है बेसिकली, सेंटेंस को कम करना फॉर सम स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन, जैसे चाइल्ड्स हो गए या प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई या पर्सन्स विद डिसेबल्ड हो गए, बेसिकली उनके लिए सजा को कम कर देना बेसिकली। लेसर सेंटेंस फॉर
स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है, हमने स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल को समझ लिया कौन होता है। और फाइनली रिप्राइव, रिप्राइव बेसिकली क्या होता है, एक टेम्पररी स्टे होता है आपके कन्विक्शन के ऊपर। अगर आपको सपोज करो डेथ सेंटेंस मिला है तो टेम्पररी स्टे ले सकते हो, या लाइफ इम्प्रिजन मिला है, जेल में जाने से पहले प्रेसिडेंट को बोल सकते हो कि अभी टेम्पररी स्टे दीजिए, हम कुछ फाइल करना चाहते हैं, बेसिकली केस वगैरह वापस से रीएग्जामिन करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं टेम्पररी स्टे करवा देना आपके कन्विक्शन के ऊपर या आपके ऑर्डर के ऊपर। सो दीज आर द पार्डनिंग पावर्स अवेलेबल टू बोथ प्रेसिडेंट एज वेल एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, आई होप आपको पार्डनिंग पावर क्लियर हो चुकी है, लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस है, समझो, ठीक है। मैं अगर कहूं स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज वाइडर देन गवर्नर, अब इसका मतलब क्या हुआ, वाइडर देन गवर्नर मतलब समझो, ठीक है, ये हम इसको बॉक्स बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिले। चलो, प्रेसिडेंट के पास में दो एक्स्ट्रा पावर्स थे बेसिकली, क्या दो केसेस अगर स्पेशल माने, क्या डेथ सेंटेंस और सेकेंड बेसिकली कोर्ट मार्शल, death sentence and court martial. In the case of death sentence, President of India can grant pardon, allowed it, but governor cannot grant pardon. ये चीज को समझना है आपको, ठीक है, गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पार्डन, हाउएवर गवर्नर कैन कम्यूट, रिमिट, रेस्पाइट, राइट, ये कर सकता है, लेकिन गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है डेथ सेंटेंस को, लेकिन वो क्या कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, रेमिट कर सकता है, बेसिकली ये आपको समझना है, ठीक है। लेकिन गवर्नर क्या नहीं कर सकता, पार्डन, पार्डन मतलब कंप्लीटली उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नर प्रेसिडेंट चाहे तो पार्डन कर सकते हैं बेसिकली डेथ सेंटेंस के केस में, ठीक है। और कोर्ट मार्शल ओनली, समझो, only president has the power of pardoning the court martial cases, कोर्ट मतलब मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, उन्होंने अगर कोई ऑर्डर पास किया है उनको पार्डन करने का या रेमिट करने का पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। यहाँ पे गवर्नर को कोई भी पावर नहीं दी गई है, बेसिकली गवर्नर कोर्ट मार्शल के केसेस को एंटरटेन नहीं कर सकते सिंपल लैंग्वेज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट, इसलिए हम कहते हैं कि स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट presidential pardoning powers are wider than the governor's pardoning power basically, ठीक है। सो आई होप प्रेसिडेंट और गवर्नर का पार्डनिंग पावर का केस आपको क्लैरिटी मिल चुकी होंगी और किस तरीके से न्यूज चल रही थी और क्या क्या बेसिकली हो रहा था बेसिकली, ठीक है। सो ये कॉन्टेक्स्ट देखा, फिर हमने बैकग्राउंड देखा क्या क्या चल रहा था बेसिकली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूमेंट, मर्सी पिटीशन हमने देखा, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट कैसी होती है, आर्टिकल 72, 61 प्रोसीजर क्या होती है, फिर डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर हमने देखा बेसिकली, राइट, आर्टिकल 72 और 60 डेथ सेंटेंस के बारे में देखा हमने, की टर्म्स देखी फिर हमने, दैट इज पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव बेसिकली, राइट। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम हमारे, दैट इज एक्सपल्शन। और एक्सपल्शन कल का टॉपिक था जो हमारा आज बचा था बेसिकली, एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स। अब एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स एक्सैक्टली एक्सपल्शन मतलब क्या था, कल के लेक्चर में हमने एक टर्म सुनी थी, दैट इज सस्पेंशन। ये एक वर्ड सुना था सस्पेंशन, राइट। अब समझो इसको, अगर न्यूज में क्यों चल रहा है एक्सपल्शन और सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या था, अगर पार्लियामेंट में कोई रकस मचा रहा है, हो हल्ला हो रहा है, तो प्रेसिडेंट या प्रिसाइडिंग ऑफिसर बेसिकली पावर होता है उनको सस्पेंड करने का, राइट, हमने देखा था। पार्लियामेंट में कोई रकस मचा रहा है मतलब पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस अगर कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर अगर कोई पार्लियामेंटर कुछ गलत करता है तो क्या उसके लिए क्या प्रोविजन है। सो उसके लिए प्रोविजन होता है एक्सपल्शन का, मतलब बेसिकली मिसकॉन्डक्ट आउटसाइड द पार्लियामेंट बाय एमपी। आउटसाइड, क्लियर कट वर्ड लिखा है आउटसाइड, मतलब पार्लियामेंट के बाहर भी आप कुछ कर सकते हो। अब देखो मैटर न्यूज में किससे आया,
तृणमूल कांग्रेस की एक एमपी है महुआ मोइत्रा करके, उन्होंने क्या किया, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आईडी, पासवर्ड जो पार्लियामेंट के टैबलेट वगैरह दिखते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, वो एक बिजनेसमैन को बाहर देती है। अब वो इंसान बाहर बैठे लॉगिन क्रेडेंशियल लॉगिन करके जो एमपी एमएलए क्वेश्चन पूछते ना एक दूसरे को, एमपी बेसिकली मिनिस्टर्स का, वो वहां से वो क्वेश्चन पूछ रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ महुआ मोइत्रा, जिससे मैटर सामने आया। सो अगेन उनके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस लगा, लेकिन ये मैटर कितना सच है और कितने उनके चार्जेस सही है उनको प्रूव करना पड़ेगा। सो इसीलिए एक्सपल्शन का जब मैटर निकलता है तब जनरली क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मतलब इनके सब कौन गए, स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज स्पीकर लोकसभा के केस में, उन्होंने क्या किया, ये जो मैटर है इनका वो किसको ट्रांसफर किया, एथिक्स कमेटी को। एथिक्स कमेटी को क्यों, क्योंकि एथिक्स कमेटी एक वैसी कमेटी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रीच होती है, जो आप गलत काम कर रहे हो बेसिकली, मिसकंडक्ट बेसिकली, इट इन्वेस्टिगेट्स misconducts and misbehavior of MPs। ठीक है, ये एग्जामिन करती बेसिकली। अब जनरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक एडॉक कमेटी बिठाता है, एडॉक मतलब टेम्परेरी कमेटी, इस मैटर को देखने के लिए। लेकिन इस बार स्पीकर ने क्या किया, इस मैटर को किसको ट्रांसफर किया था, एथिक्स कमेटी को। अब एथिक्स कमेटी हमने देखा था, बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एथिक्स कमेटी बेसिकली लोकसभा में अलग होती है और राज्यसभा में अलग होती है। लोकसभा में एथिक्स कमेटी 15 मेंबर्स की होती है और राज्यसभा में एथिक्स कमेटी 10 मेंबर्स की होती है। और एथिक्स कमेटी क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है मैटर्स रिलेटेड टू मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली। और फाइनली कमेटी एक रिपोर्ट बना के उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को प्रेजेंट करती है। फाइनली प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकमेंडेशन कुछ ऑर्डर पास करते हैं, और ऑर्डर क्या था बेसिकली, एक्सपल्शन। एक्सपल्शन सस्पेंशन लगभग सेम है, बस मैटर अगर आउटसाइड ऑफ पार्लियामेंट हुआ है तो उसको एक्सपल्शन नाम देते हैं, उसको एक्सपेल्ड किया गया। फिर जो मेंबर एमपी थे उनको क्या किया, एक्सपेल्ड किया गया, हाउस से बाहर निकल जाइए। अब जब सेशन चल रहा है आपको बैठने का अलाउड नहीं बेसिकली, उसको बोला जाता है एक्सपेल्शन, एक्सपल्शन। अब ये एक्सपल्शन की प्रोसेस अगेन कहां पे मेंशन्ड है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड conduct of business of respect to लोक सभा एंड राज्यसभा। मतलब क्या सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी बेसिकली। सो आपने यहाँ पे दो टॉपिक्स कवर किया, दैट इज एथिक्स कमिटी एज वेल एज द एक्सपल्शन ऑफ द लॉ मेकर्स। सो आपको आई होप दोनों का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ चुका हो और किस तरीके से दोनों न्यूज में थे और किस तरीके से इनको पढ़ना होता है, आपको एक क्लियरिटी मिल चुकी हो, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गिलोटिन। अब गिलोटिन मैटर न्यूज में क्यों ये समझते हैं, ठीक है। The ongoing stalemate in the parliament has led to speculations that government may guillotine the demands for grants and pass the finance bill without any discussion। ये कॉन्टेक्स्ट है। अब इसको लेमन लैंग्वेज में अगर समझे, हर साल जब बजट पास होता है आपने देखा होगा कि इनिशियल जो फेज होता है काफी ज्यादा रिगरसली डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को बहुत ज्यादा रिगर से डिस्कस किया जाता है, हो हल्ला मचता है, फिर वोटिंग होती है। लेकिन कितने सारे मिनिस्ट्रीज होती है, उन हर एक मिनिस्ट्री के जो ग्रांट्स होते हैं या प्रोविजंस होते हैं, जो पैसा अलोकेट होना है उनको ग्रांट्स जो हम कहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट, हर एक को डिस्कस किया जा सकता है कि इतना टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता है। सो हर एक मिनिस्ट्री के डिमांड फॉर ग्रांट करके पास तो करना है, वोट करके ही पास करेंगे। सो बाकियों का क्या होगा बेसिकली। सो स्पीकर या प्रेसिडेंट, स्पीकर बेसिकली क्या करते हैं, जो मेजर मिनिस्ट्री होती है उनके डिस्कस किया जाता है, उनको वोटिंग की जाती है। लेकिन जो रिमेनिंग छोटे मोटे मिनिस्ट्रीज है उनका बजट, उनकी डिमांड फॉर ग्रांट क्लब करके लास्ट डे पे वोटिंग के लिए रखा जाता है और विदाउट डिस्कशन उनके ऊपर वोटिंग होगी और सारे के सारे पास हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है गिलेटिन बेसिकली। क्या होता है बेसिकली, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बेसिकली क्या करेंगे, विल पुट the remaining demand for
grants on vote collectively on last day। और फाइनल इनके ऊपर क्या होती है, वोटिंग। वोटिंग भी कैसे होंगे बेसिकली, कलेक्टिवली होंगी और इनको पास कर दिया जाएगा बेसिकली। अभी इसको कहा जाता है बेसिकली गिलेटिंग की प्रोसेस। अभी भी थोड़े दिनों बाद वापस से बजट आएगा फरवरी के मंथ में, आप यही प्रोसीजर वापस वहां पे भी देखोगे कि गिलेटिंग की प्रोसेस कैसी होती है, और लास्ट डे पे जो सारे गार्ड्स को पास किया जाता है उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बेसिकली गिलेटिन। सो एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है गिलेटिन के बारे में, एग्जैक्टली क्या होता है, तो आपको गिलेटिन पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द गिलेटिन, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न्यूज भी क्यों बेसिकली, क्योंकि लास्ट ईयर हमने क्या चुने, हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज जगदीप धनखड़, राइट। जगदीप धनखड़ को हमने चुना है एज अ 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ कौन चुन के आए हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये यूपीएससी के लिए कभी भी रिलेवेंट नहीं होने वाला है। ये स्टेट पीएससी के लिए काम करता है कि कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, कहां से आते हैं वगैरह, वो स्टेट पीएससी के काम है। यूपीएससी में काम क्या है वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या है, उसको रिमूव कैसे किया जाता है, पावर्स क्या होती है, ये सारी चीजें वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड हमारे काम की बेसिकली, राइट। और रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुआ है यूएसए में। सो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उनके बेसिकली पावर्स और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट पावर्स कैसे क्लैश होती है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं बेसिकली, राइट। वो हमारे लिए काम का है। सो अगर हम पहली बात करें, सो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या है। सो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शुड बी अ सिटीजन ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। और सेकेंडली कहते हैं कि ही शुड बी 35 इयर्स ओल्ड, राइट। ये दो क्वालिफिकेशन हमारे कौन कहते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये कहते हैं कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शंस ऑफ राज्य सभा, he should be qualified for the elections of राज्यसभा। क्यों राज्यसभा में, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आगे जाके राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं बेसिकली, ठीक है। सो कितना ईयर का मैच होना चाहिए, 35 इयर्स, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा होनी चाहिए। ये तो हो गए बेसिकली उनके क्वालिफिकेशंस, राइट। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, सो अगर हम इलेक्शन की बात करें, इनका इलेक्शन होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज। अभी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन, एक कॉलेज होता है इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें कौन कौन बैठता है बेसिकली, ठीक है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, साइमल्टेनियसली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। मतलब अगर तीनों को मैं क्लब करूं तो बात क्या निकल के आएंगे बेसिकली कि ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो होल पार्लियामेंट टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो इलेक्टोरल कॉलेज है। अब एग्जैक्टली इलेक्टोरल कॉलेज होने के बाद में इलेक्शन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन के आ गए बेसिकली। और अगेन प्रोसेस कैसे देंगे वो कौन करने वाले हम उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल कैसे होता है बेसिकली, देखो अब इलेक्शन देखते हैं, रिमूवल बाद में इलेक्शन देखते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्शन से, अब एक चीज ध्यान में समझना, अभी जो मैं बोलने वाला हूं, जो समझाने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखो इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट
आर नॉट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके इलेक्शन के प्रोसेस की बात में कहीं पे नहीं दी गई है। तो इनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस एक्ट 1952। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। इनकी इलेक्शन की प्रोसीजर कहाँ पे दी गई है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट 1952। इनके प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दी गई है। अब ये प्रेसिडेंट, ये एक्ट कहता है बेसिकली कि इनके इलेक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, राइट? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, राइट? ये एक्ट आपको याद रखना है। कौन सा? इलेक्शंस प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है। अब इस एक्ट की रिलेटेड एक खासियत है समझना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? या आपको अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए बेसिकली कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है, इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइज वाइस प्रेसिडेंट विल अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, इफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट, इफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डाइज the senior most judge of Supreme Court will assume the office of President of India. Only one, only two, all three, none. कौन सा सही होगा? अब जनरली बच्चे का बोलेंगे तीनों स्टेटमेंट सही है तो ऑल थ्री सही है, यही कॉमन सेंस कहता है। लेकिन सुनो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और लक्ष्मीकांत में नहीं दी रहती समझौती को। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इफ प्रेसिडेंट डाइज देन ही विल बी फॉलोड बाय वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन ही नहीं है अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी मर जाते गलती से, सो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन इस पे कंप्लीटली साइलेंट है। सो इसके ऊपर क्या बात थी? फिर हमारा आता है प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट। ये कहता है इफ प्रेसिडेंट डाइज या प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है देन वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी मर गए या वैकेंट कर दिए सीट को, सो देन आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है या वैकेंट है उनका सीट भी या मर जाते हैं, सो आएंगे हमारे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस भी नहीं रहे तो ऐसा होता नहीं जनरली, क्योंकि 33 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, कोई ना कोई तो हो गई बेसिकली। सो दिस प्रोसेस इज मेंशन्ड इन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट एंड इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के आगे वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, इतना ही बोला गया है। और एक चीज नोट करना, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है या ये एक्ट बोलता है बेसिकली कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मरे तो वाइस प्रेसिडेंट विल अज्यूम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 months। विद इन 6 months आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये रहता है, जिम्मेदारी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की विद इन 6 months आप इलेक्शन कंडक्ट कराओ प्रेसिडेंट के। अब इससे एक चीज निकल के आई कि इलेक्शन टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर मैं यहाँ पे एक और नोट लिखूं कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया इनके इलेक्शंस कंडक्ट करा रहा है, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और किन किन के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? एक तो हो गए ये बेसिकली कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, एक हो गया हमारा पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट अगर मैं लिख रहा हूं तो इसमें कौन आ जाएगा? लोकसभा की इलेक्शन भी यही कंडक्ट करवाते हैं, प्लस राज्यसभा, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आएगा बेसिकली? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस नहीं करवाता है, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है अलग से, वो करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है बेसिकली, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। आई होप हमने सब कवर किया इलेक्शन के प्रोसेस में, राइट? चलो ना फिर हम देखेंगे अभी रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक चीज और इसी में ऐड करते हैं बेसिकली, या नेक्स्ट पेज में ऐड करते हैं, ठीक है। देखो एक चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई और आपको समझना पड़ेगा, जब लोकसभा की जनरल इलेक्शंस होती है आपने देखा होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो ईवीएम को संभाल के वापस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपते हैं, उनको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है।
वहां जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर कौन होंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन होंगे बेसिकली? सो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया will appoint Lok Sabha Secretary General, Lok Sabha Secretary General and Rajya Sabha Secretary General, Rajya Sabha Secretary General as the returning officers on रोटेशन बेसिस। रोटेशन बेसिस मतलब अगर सपोज करो वाइस प्रेसिडेंट अभी इलेक्शन हुआ है, तो इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में लोकसभा सेक्रेटरी जनरल रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो अगले वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल उनके वाइस प्रेसिडेंट रिटर्निंग ऑफिसर हो जाएंगे। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और यूपीएससी कभी भी पूछ सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये तो होगा क्वालिफिकेशन इलेक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव किया जाता है बेसिकली? जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल की अगर हम बात करें तो उनके लिए वर्ड आता है स्पेसिफिक इम्पीचमेंट, लेकिन और उनके लिए ग्राउंड भी है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना है तो क्या ग्राउंड है बेसिकली? अंडर आर्टिकल 61 वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ग्राउंड किसके लिए बेसिकली? प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट्स इम्पीचमेंट। लेकिन ऐसा कोई ग्राउंड वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए नहीं बताया गया बेसिकली। सो देयर इज नो constitutional ground for vice presidential removal, ठीक है। लेकिन फिर इनको अपने हिसाब से अलग अलग चार्जेस पे निकाला जाता है। निकालने के प्रोसेस क्या बेसिकली? सो इनको निकालने की एक्सक्लूसिव या स्पेशल पावर दी गई है बेसिकली राज्यसभा को। क्यों? वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा विल पास अ resolution by effective majority। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या रहती है बेसिकली? मेजोरिटी ऑफ द देन स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस बेसिकली। ये होती है इफेक्टिव, मतलब जितने लोग एब्सेंट नहीं वैकेंट है उनको बाहर निकाल के जितने लोग हैं उनकी मेजोरिटी, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी पास होने के बाद में ये बिल या ये रिजोल्यूशन जाएगा लोकसभा में बेसिकली। लोकसभा क्या करेगा? इसको एग्री करेगा बाय सिंपल एग्रीड बाय, ऐसा लिखा जाता है ना, एग्रीड बाय सिंपल मेजोरिटी। अब यहाँ पे आपका लक्ष्मीकांत गलत है। लक्ष्मीकांत बोलता है कि स्पेशल मेजोरिटी से राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास होता है। स्पेशल मेजोरिटी नहीं होती, कौन सी होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, याद रखना, ठीक है। और लोकसभा में कौन सी होती है? सिंपल मेजोरिटी। अगर दोनों ने बिल पास कर दिया, फाइनली क्या बोला जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव हो चुके। इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज होता है, बाकी सबका रिमूवल होता है, रीइम्पीचमेंट नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारी प्रोसेस थी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट का देख लिया तो एक चीज नोटिस करो, ओवरऑल लगभग सभी हमने वाइस प्रेसिडेंट का कवर कर लिया है।
बस हमें कुछ कंपैरिजन करना है अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएसए, क्योंकि अभी न्यूज में यूएसए चल रहा है बेसिकली, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंडरी सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है, बेसिकली दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे कौन, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ही इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द यूएसए। नोटेबल पॉइंट क्या है इन दोनों के डिफरेंस के बीच में, अगर सब नोटेबल पॉइंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम प्रेसिडेंट ओनली फॉर 6 months। 6 months के अंडर में वाइस प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए। लेकिन यूएस में क्या होता है, इफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस वैकेंट्स बिफोर द टर्म, vice president will assume the president's office for the remainder of the term, for the रिमाइंडर ऑफ द टर्म। मतलब इंडिया में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर सब्सक्राइब उनकी डेथ हो जाती है, वो रिजिग्नेशन देके चले जाते हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने तक अगले वाइस प्रेसिडेंट देंगे, लेकिन उस 6 महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फिर से करवाए जाएंगे। लेकिन यूएसए में क्या होता है, सपोज करो अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी जनवरी में शपथ लेंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप 1 महीने के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, मर जाते हैं बेसिकली, सो अगले 3 साल 11 महीने कि तक कोई इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे नए इलेक्टेड, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे बेसिकली। सो ये एक स्पेशल पावर होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की तरफ कंपैरिजन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ बेसिकली, ठीक है। सो एक बेसिक डिफरेंस था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बेसिकली यूएस के बीच में, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के बारे में, ठीक है। सो हमने एक डिटेल में टॉपिक कवर किया बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का, राइट। चलो इसको हैंडआउट में एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 63 क्या कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट शुड बी द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा बेसिकली। आर्टिकल 66 इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट shall hold the office for the term of 5 years, right? Article 68 an election to fill a vacancy caused by expiry of terms of the office of vice president shall be completed before the expiration of the term basically, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज देखा हम लोगों ने, इलेक्टेड नॉमिनेटेड, इलेक्शन प्रोसीजर हमने टोटल देख ली बेसिकली, राइट। रिटर्निंग ऑफिसर हमने देख लिए, प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने देख लिया, इफेक्टिव मेजॉरिटी, पावर्स क्या होती है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं बेसिकली, हमने देखा बेसिकली, राइट। फिर इंडिया के प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, ही इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर। ये इंडिया में क्या है, सेकंड इन कमांड होते हैं बेसिकली। ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट, उनका जो राज्यसभा होता है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सपायरी ऑफ द टर्म के लिए, ये रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए बनते हैं, ये 6 मंथ के लिए बनते हैं बेसिकली, ठीक है। देन ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। अब ये है नया टॉपिक हमारे लिए। अब ये न्यूज में क्यों है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 5 स्टेट्स असेंबलीज को कहा है कि जैसे कि राजस्थान, झारखंड वगैरह वगैरह को कहा है कि आपकी यहाँ पे अभी भी डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है। और ये डेप्यूटी स्पीकर न्यूज कॉन्टेस्ट में इसी वजह से भी था कि लास्ट जो लोकसभा थी हमारी, उस पर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन ही नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जल्दी से जल्दी डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन करवाइए बेसिकली। सो डेप्यूटी स्पीकर था ही नहीं। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो आपको क्या लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन में डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है या नहीं है? अगर इसको हम ठीक से समझे तो अंडर आर्टिकल 93 of the Constitution of India, Constitution of India क्या कहता है? There shall be a speaker and deputy speaker. There shall be a speaker and
deputy speaker who shall be elected as soon as may be। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेज क्या है उसकी, एज सून एज मे बी। कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी डेट डिफाइन की है नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। सो बेसिकली इस फ्रेज का मतलब क्या निकल के आता है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन does not provides any specified time period, does not provides any specified time period for the election of speaker or deputy speaker। लेकिन इन्होंने वर्ड क्या किया है, शाल। शाल मतलब होने तो चाहिए, मैंडेटरी है। क्या बोला इन्होंने, शाल का मतलब क्या निकलता है, मैंडेटरी। शाल का मतलब क्या निकलता है, मैंडेटरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डेट नहीं स्पेसिफाई, टाइम पीरियड नहीं स्पेसिफाई, लेकिन बोला है कि होने तो चाहिए। सो हम क्या बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, जब फर्स्ट सिटिंग होती है, देखो आप प्रोसेस समझते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। जब यूजुअली फर्स्ट मीटिंग होती है, बेसिकली फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होती है बेसिकली। सो उसमें क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इंसान को नॉमिनेट्स, एक सीनियर मेंबर होते हैं लोकसभा के, उनको नॉमिनेट किया जाता है एज अ प्रोटेम स्पीकर। यस, स्पीकर प्रोटेम। बेसिकली एक सीनियर मेंबर को लोकसभा के चेयर के ऊपर बिठाया जाता है। क्यों, नए स्पीकर का इलेक्शन करवाने के लिए उनको बोला जाता है स्पीकर प्रोटेम या प्रोटेम स्पीकर बेसिकली। नाउ इनके बिहाफ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, प्रेसिडेंट बेसिकली डेट देते हैं इलेक्शन की, राइट। मतलब इसका निकल गया डेट ऑफ स्पीकर का इलेक्शन किसने डिसाइड किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। अब इलेक्शन हो गए, स्पीकर प्रोटेम ऊपर बैठ चुके हैं और फाइनली स्पीकर के इलेक्शन होते हैं, फाइनली स्पीकर चुन के आते हैं बेसिकली हमारे को, ठीक है। अब स्पीकर विल डिसाइड the date of deputy speakers election। कौन डिसाइड कर रहा है, स्पीकर। स्पीकर डिसाइड्स द डेट ऑफ इलेक्शन, डेट ऑफ इलेक्शन बेसिकली, ठीक है। डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, डेप्यूटी स्पीकर की, स्पीकर डिसाइड कर रहा है। अब जनरली जो रूल्स ऑफ द हाउस है वो कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में डीएनई कब होना है, लेकिन रूल्स ऑफ द हाउस कहते हैं ना, रूल्स ऑफ द हाउस कहते हैं कि यूजुअली सेकंड सिटिंग में, सेकंड मीटिंग या सेकंड सेशन में डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, तो मानो या ना मानो वो एक बात अलग हो जाती है, ठीक है। सो जनरली हमने अभी तक क्या देखा, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं इलेक्शन डेट किसकी, स्पीकर की, और स्पीकर डिसाइड करते हैं इलेक्शन डेट किसकी, डिप्टी स्पीकर की बेसिकली, ठीक है। यहां तक आपको क्लैरिटी है। अब डिप्टी स्पीकर नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देयर शैल बी डिप्टी स्पीकर। अब अगर हम डिप्टी स्पीकर को ठीक से समझे, डिप्टी स्पीकर कौन होता है बेसिकली, इज डिप्टी स्पीकर अ सबऑर्डिनेट ऑफिस टू स्पीकर ऑफ इंडिया, नो। क्यों, या स्पीकर एज अपने चेयर पे बैठते हैं, डिप्टी स्पीकर एक ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तरफ अंदर बैठते हैं, वो एज ए डिप्टी स्पीकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ में नहीं बैठते, सो सबऑर्डिनेट नहीं हुए। जिस दिन डिप्टी स्पीकर ऊपर आते हैं वो स्पीकर की पोजीशन, अपनी डिप्टी स्पीकर की पोजीशन ऑक्यूपाइड करते हैं, तब जाके वो उस पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। सो डिप्टी स्पीकर इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट या लोकसभा। दोनों के जो एक्सपेंडिचर सैलरीज है बेसिकली वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज की जाती है बेसिकली दोनों की, और दोनों के दोनों जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोजीशन होल्ड करते हैं, दोनों को फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करना अलाउड नहीं होता। वो दोनों क्या वोट कैसे करते हैं, वो कास्टिंग वोट करते हैं जब वो पोजीशन ऑक्यूपाइड करते हैं। अगर स्पीकर पोजीशन पे है तो डिप्टी स्पीकर नॉर्मल एमपी है तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर का चेयर पे बैठे पड़े तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते। क्या ऐसे कास्टिंग वोट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। आपको ये चीजें आई होप क्लैरिफाई हो चुकी होंगी। अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को निकालना है तो प्रोसेस क्या होगी, देखो स्पीकर गिव्स रेजिग्नेशन टू, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्पीकर गिव्स रेजिग्नेशन टू
डेप्यूटी स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर गिव्स रेजिग्नेशन टू स्पीकर, बेसिकली दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। रिजाइन्स, ठीक है। अब रिमूवल कैसे होता है इन दोनों का? रिमूवल, बेसिकली रिमूवल एकदम से आप किसी दिन उठ के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को बोल सकते हैं आज आपको निकाला जा रहा है, नहीं, वो घबरा जाएगा बेसिकली। सो उसके लिए प्रोसीजर होती है, क्या प्रोसीजर होती है बेसिकली? 14 दिन का 14 डेज नोटिस दिया जाता है, किसको? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बेसिकली। और 14 दिन का नोटिस खत्म होने के बाद में लोकसभा में वोटिंग होती है उनको निकालने के लिए, वोटिंग पास होती है बेसिकली इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी याद रखना, कौन सी? बेसिकली इफेक्टिव मेजॉरिटी। और जब ये मोशन पास हो जाएगी, वोटिंग एक्सेप्ट की जाएगी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर विल स्टैंड एग्जिस्ट, या वो अपनी पोस्ट खत्म, उनकी पोस्ट से निकाला जाएगा बेसिकली उनको। कब? जब ये वोटिंग हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। सो हमने डिप्टी स्पीकर में क्या समझा कि उनकी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उनकी पोस्ट को सी बेसिकली नॉमिनल पोस्ट है बेसिकली, राइट। चलो, आई होप आपको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, राइट। चलो यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पीकर। अब यहाँ पे दिया है बेसिकली फर्स्ट स्पीकर की पोस्ट और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट कब इंट्रोड्यूस की गई थी। सो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी बॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म फर्स्ट टाइम आई थी। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर और अयंगर, बेसिकली दो स्पीकर थे। यहाँ पे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली राज्यसभा इलेक्शंस। अब बेसिकली कुछ असेंबलीज में राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले थे, सो इसीलिए राज्यसभा इलेक्शंस काफी ज्यादा न्यूज में थे। और एक ऐसा टॉपिक है जनरली इनके बारे, इस टॉपिक के बारे में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली पता नहीं होता है। अगर ठीक से समझो, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में बात करता है। कुछ एक्सेप्शन समझने, क्या अलग प्रोविजंस होते हैं उनके बारे में समझना है, ठीक है। अब देखो, राज्यसभा इलेक्शंस की मेथड कौन सी होती है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस, राइट। इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी कौन से मेथड से? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये हमने देखा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या होता है? यहां पे होता है ओपन बैलेट। ओपन बैलेट मतलब जनरली प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट होता है, आप अपना वोट किसको डाल रहे हो दिखा नहीं सकते बेसिकली। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में बेसिकली क्या होता है? ओपन बैलेट, आप किसको वोट डाल रहे हो समझ में आता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं और इनके जो मेंबर्स होते हैं एमएलए, ये बेसिकली वोट डालते हैं राज्यसभा में जो मेंबर्स भेजने उनके लिए बेसिकली, राइट। कोई जनता डायरेक्टली वोट नहीं कर रही, इसको बोलते हैं बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शंस बेसिकली, ठीक है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, there is no provision of नोटा इन राज्यसभा इलेक्शंस। इनिशियली राज्यसभा में नोटा का प्रोविजन दिया गया था मेंबर एमएलएस को कि आप नोटा कास्ट कर सकते हो, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग के बाद में राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, उनमें एमएलएस को नोटा ऑप्शन नहीं होता है बेसिकली। सो ये चीज याद रखना। थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप क्रॉस वोटिंग करते हो, क्रॉस वोटिंग क्या है बेसिकली? कांग्रेस के एमएलएस बीजेपी के एमपी कैंडिडेट के लिए, राज्यसभा कैंडिडेट के लिए वोटिंग कर रहे हैं बेसिकली, मतलब क्रॉस वोटिंग हो गई। तो जनरली हम देखते हैं क्रॉस वोटिंग में डिस्क्वालिफिकेशन होता है बेसिकली कि आप ऑर्डर वायलेट करो पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है वोट, राइट टू वोट इज अ राइट ऑफ लेजिस्लेटर, तो किसी को भी अपने फ्रीडम से वोट दे सकता है बेसिकली। इसलिए क्रॉस वोटिंग में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, नो डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ये किसने कहा है बेसिकली? सुप्रीम कोर्ट ने। नो डिस्क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शन, एक एक्सेप्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्यों? राइट टू वोट एक लेजिस्लेचर का राइट होता है बेसिकली, ये चीज आपको याद रखना है बेसिकली। सो these are the some of the most important provisions regarding the elections of राज्यसभा। कौन कौन सा? indirect elections, no protection, no provision for nota और क्रॉस वोटिंग हमने देखा बेसिकली, ठीक है। एक और मेजर प्रोविजन है बेसिकली, क्या? जनरली आपको एक बात पता होगी कि एमएलएस या एमपीस जब इलेक्ट होके आते हैं तब बिना ओथ लिए, ओथ या अफर्मेशन जो हम कहते हैं,
आप कोई भी प्रोसीडिंग्स में या वोटिंग नहीं कर सकते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में आप वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपने ओथ नहीं लिया, आप ऑफिशियल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं बन सकते। लेकिन राज्यसभा इलेक्शंस में इफ MLA can vote without taking oath or affirmation, ये एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया बेसिकली किसके लिए? राज्यसभा इलेक्शन के लिए। क्यों? वोटिंग अगेन एक राइट है, उसके लिए आप लेजिस्लेचर हो या इंडिविजुअल हो, वोटिंग राइट होता है, तो आपको वोट लेने की जरूरत नहीं थी, इसे सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो 4 मेजर फीचर कौन से होंगे? अगर कोई एमएलए अभी अभी इलेक्ट होके आए हैं, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी बात किया, लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन करवाना नेसेसरी, तो बिना ओथ लिए आप वोट कर सकते हो। सेकेंडली, नोटा नहीं होता है। थर्डली, क्रॉस वोटिंग के चक्कर में आपको डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे ऑन द डिफेक्शन ग्राउंड अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है PRSTV, लेकिन बैलेट कौन सा आता है? ओपन बैलेट होता है बेसिकली, क्लोज या सीक्रेट बैलेट नहीं होता है, जिस तरीके से हम प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राज्यसभा इलेक्शंस। देखो इलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दी है। 4th शेड्यूल बात करता है बेसिकली अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। 4th शेड्यूल याद रखना, राज्यसभा रिलेटेड। नोटा प्रोविजन नहीं होता है, इनिशियली था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। क्रॉस वोटिंग अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करता बेसिकली, ठीक है, हमने देखा। फिर बाद में कैन अ लेजिस्लेटर वोट विदाउट टेकिंग एन ओथ एज अ मेंबर ऑफ असेंबली? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि राइट टू वोट उसका राइट है बेसिकली, ठीक है। और हमारा लास्ट टॉपिक है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, दैट इज पैनल ऑफ चेयरपर्सन। इसके बाद में ये टॉपिक हमारा फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है, दैट इज रोल बेसिकली पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अब पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ये क्या होता है बेसिकली? सुनो, जब स्पीकर, अगर सपोज करो स्पीकर सेशन में नहीं है, स्पीकर क्या है? अब्सेंट सपोज, अगर स्पीकर अब्सेंट है तो कौन प्रिसाइड करेगा? डेप्यूटी स्पीकर, राइट। लेकिन अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, सो उसकी जगह पे उस चेयर पे कौन बैठेगा? इसके लिए अगर हो सकता है ना, क्योंकि 2 ही लोग हैं बेसिकली, तो 2 लोग में से दोनों एब्सेंट भी हो सकते हैं। सो उनकी जगह पे कोई एक इंसान बैठेगा, वो कौन बैठेगा? इन पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से। सो बेसिकली पैनल ऑफ चेयरपर्सन कौन होते हैं? एक ऐसा पैनल जो डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर के एब्सेंस में उस चेयर के ऊपर बैठने वाला है। अब इस पैनल को नॉमिनेट किया जाता है। द पैनल इज नॉमिनेटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। मतलब कौन होंगे बेसिकली? राज्यसभा में कौन होंगे? चेयरमैन, और लोकसभा में स्पीकर। अपने अपने इंडिविजुअल हाउसेस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन, तो यहाँ पे कौन बैठता है? फिर पैनल ऑफ, एक मेंबर बैठेगा पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से, वाइस चेयरपर्सन बेसिकली, ठीक है। इनमें से अब इनको नॉमिनेट किसके है? स्पीकर और चेयरमैन। लेकिन ये केस हुआ अब्सेंस के बीच में, आज टेम्पररीली अवेलेबल नहीं। अब्सेंस मतलब होता है टेम्पररी अनअवेलेबल। लेकिन अगर सपोज करो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन वैकेंट है, कंप्लीटली वैकेंट है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, तब सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अगर स्पीकर की पोजीशन वैकेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर अज्यूम करते हैं स्पीकर की पोस्ट। लेकिन जस्ट इमेजिन करो, स्पीकर भी नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं, परमानेंट ही नहीं है। वैकेंट मतलब क्या होता है? परमानेंट वैकेंसी होती है। तब यहां पे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन नहीं बैठ सकते, ये क्लियरली मेंशन है बेसिकली, ये नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे कौन बैठेगा बेसिकली? यहाँ पे बैठेगा अ पर्सन या MP, और MP यहाँ पे कौन बैठेगा? या सुनो, इसको ऐसे समझते हैं, MP नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको बोलेंगे वो यहाँ पे फिर बैठेंगे बेसिकली। ये आपको याद रखना है। किस टर्म में? अब्सेंट की टर्म में, प्रेजेंट की टर्म में नहीं। प्रेजेंट की टर्म में कौन बैठता है? जब अब्सेंट, वैकेंट के टर्म में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर सीधा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब अब्सेंट है तो कौन? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड पैनल ऑफ चेयरपर्सन बेसिकली। अगर पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी नहीं, अब्सेंट के टर्म में, तो कोई भी मेंबर ऑफ हाउस
मेंबर विद इन द हाउस, कोई भी हाउस जिसको बोलेगा विद इन हाउस वो आगे जाके बैठ जाएगा, ये प्रोसीजर होती है बेसिकली। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी, हमने बिल्किस बानो केस देख लिया ऑलरेडी राइट। एक तो टॉपिक बच्चे बेसिकली हमारे वो हम कल एड्रेस करेंगे, रिमेनिंग टॉपिक्स हम कल एड्रेस करेंगे आज। सो बेसिकली आज हमने लगभग काफी टॉपिक कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे और एक नए मॉड्यूल दैट इज इलेक्शन, जो सेकंड मॉड्यूल है पॉलिटी का हमारा, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम ये पे खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।